हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जाने हमारा मध्य प्रदेश की इस खास सीरीज में। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के सामने इस एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन पर चर्चा की थी। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है और साथ में उसके कितने उपभाग थे, मालवा का पठार एवं मध्य भारत का पठार। इन दोनों पठारों को भी हमने देखा था। आज हम 2 मिनट का एक क्विक रिवीजन करेंगे और इसके बाद फिर आगे के जो पठार हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन मुख्यतः 3 भागों में है। यानी कि वहां पर एक सेकेंड, वहां पर लिखा हुआ है मुख्यतया। ठीक है, मुख्यतया का मतलब है कि उसके उपभाग नहीं पूछ रहा है। मुख्यतया का मतलब है कि 3 भागों में कुल 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग था मध्य उच्च प्रदेश। पहला कौन सा भाग था? मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा भाग था? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। दूसरा भाग था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, और तीसरा भाग था पूर्वी पठार। पूर्वी पठार या इसी को हम बघेलखंड का पठार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बघेलखंड का पठार। हमने ये चीजें पूरी मैप में देखी थी, फिर हमने ये देखा था कि इन 3 भागों के उपभाग भी हैं। जैसे मध्य उच्च प्रदेश की हम बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश के 5 उपभाग हैं, जिनमें से 2 उपभाग जो हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे। आज बचे हुए 3 उपभागों पर हम चर्चा करेंगे। तो वो 5 उपभाग कौन कौन से थे मध्य उच्च प्रदेश के? मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो पहला देखा था वो था मालवा का पठार। मालवा का पठार। दूसरा देखा था हमने मध्य भारत का पठार। दूसरा कौन सा था? मध्य भारत का पठार। सारी चीजें हमने मैप में कल ऑलरेडी देखी थी। फिर तीसरा भाग है बुंदेलखंड का पठार। तीसरा कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। और चौथा पठार था वो है रीवा पन्ना का पठार। चौथा कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार। और 5वां पठार है आपका नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी। एक बार फिर हम अभी मैप में इसको देख लेंगे पूरे सारे पठार। तो ये 5 पठार यहां पर हो गए। 5 + 2 कौन से? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और लास्ट वाला कौन सा था? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये मिलाकर कुल कितने हो गए? 7 भौतिक प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश को कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? कुल 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और अगर मुख्यतः विभाजन पूछा जाए तो उसका आंसर 3 होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगले, अब हमें यह देखना है कि ये मालवा का पठार हो गया, ये पठार हो गए, पर्वत हो गए, ये सभी मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मेंस में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं? मेंस में आपसे पूछ लेगा कि मालवा का पठार, इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, या फिर मालवा के पठार की राजनीतिक स्थिति बताइए। राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार आप समझते हैं क्या? राजनीतिक विस्तार का क्या मतलब है? यानी कि सम्मिलित जिले, वहां पर जिले कौन कौन से हैं उसकी बात करता है। ठीक है, मालवा के पठार की जलवायु पर विस्तृत चर्चा कीजिए। अगर 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बन गया, या फिर और भी आपसे ऐसे मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या क्या पूछा जाता है प्रीलिम्स में? सबसे मेन चीज पूछी जाती है विस्तार, यानी कि क्षेत्रफल। सबसे मेन चीज क्या है? विस्तार यानी कि क्षेत्रफल। जैसे बात करें मालवा के पठार का विस्तार कितना है या मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको रटना पड़ेगी। लेकिन टॉपिक को तोड़ना कैसे है, उसके अंदर से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, वो हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें विस्तार या क्षेत्रफल की, बात करें हम जलवायु की, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। विस्तार के बाद वहां से प्रवाहित नदियां, यानी कि उस पर्टिकुलर पठार से, उस एक पठार से वह कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं जो बह रही हैं। ठीक है, उस पठार से कौन कौन सी मेजर बड़ी बड़ी नदियां हैं जो बह रही हैं। जैसे हम बात करें मध्य भारत के पठार से, तो मध्य भारत के पठार से जो सबसे बड़ी नदी बह रही है वह चंबल है। यही हम बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार में सोन तो नहीं, खान नदी बह रही है। ठीक है, ऐसी काफी सारी नदियां हैं जो मालवा के पठार से बह रही हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर पठार से कौन सी नदियां निकल रही हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद उस पठार में
ये सारी चीजें हमें अलग से भी पढ़नी है। प्रवाहित नदियों का एक टॉपिक बिल्कुल अलग होगा। पर्यटन स्थल आनंद सर ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, यूनिट 1 में जो है आनंद सर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्रवाहित नदियां हो गई, और जो ज्योग्राफी के टॉपिक है हमें सब अलग पढ़ना है, लेकिन एक पठार में वो कौन जो चीजें हैं उसमें हम थॉरोली देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रवाहित नदियों के बाद फिर आगे पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल के बाद चौथे नंबर पर हमें क्या देखना है, हमें खनिज देखना है कि उस पठार में अगर खनिज की दृष्टि से वह संपन्न है तो उसमें कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करें बुंदेलखंड का पठार, तो वहां जो सबसे बढ़िया खनिज मिलता है, सबसे अच्छा खनिज है वो कौन सा है, हीरा है, ठीक है। रीवा पन्ना के पठार में भी हीरा मिल जाता है। तो जो खनिज वहां से कौन कौन से निकल रहे हैं, हमें ये चीजें कुछ ऐसे 4 से 5 पॉइंट है पठारों में, आप रटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रटना है। मानचित्र स्थिति नहीं पूछते हैं कभी, अगर धोखे से पूछ भी लिया तो थॉरोली आपको एक बार देख के जाना है, और कुछ मेजर पठार की ही वो मानचित्रीय स्थिति आपको देखनी है। तो हमें ये चीजें पढ़नी है। अब आज हमें पढ़ना है बुंदेलखंड का पठार, आज हमें पढ़ना है रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं अगर उसका टेस्ट के फॉर्मेट में रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप ये प्रीलिम्स के लिए मानकर चलिए कि आप प्रीलिम्स इतने अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रक्षा एकेडमी ने एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है। प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज दी है जिसकी कीमत मात्र 51 रुपए है। कितनी है, 51 रुपए है, सिर्फ 51 रुपए, जिसमें आपको टोटल कितने 36 टेस्ट दिए जाएंगे। 51 रुपए में 36 टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें भी थर्सडे को यानी कि गुरुवार को आपका होगा टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। और वहीं हम संडे की बात करें यानी कि हम रविवार की बात करें तो रविवार को आपका फुल लेंथ टेस्ट यानी कि एक एफएलटी होगा। तो ये एग्जाम टाइम तक चलेगा। जो चीजें आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे आनंद सर यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभिषेक सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, बलराम सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी का जो निचोड़ है वो आप टेस्ट सीरीज में जाके लगा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं के जरिए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक बार आपको मैप दिखा दूं, एक सेकंड, ठीक है। मैप देखिए, यहां पर मध्य भारत का पठार ये हम देख चुके हैं, इसका विस्तार कितना है, इस पर्टिकुलर एरिया का मानचित्रीय विस्तार कितना है, इस पठार का इधर पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और यहां से लेकर नर्मदा सोन घाटी से लेकर यहां बघेलखंड के पठार को छोड़ना है, रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार होते हुए मध्य भारत का पठार और फिर मालवा के पठार आ गए। ये पूरा मध्य उच्च प्रदेश है। ये क्या है, ये पूरा मध्य उच्च प्रदेश है। ये पूरा हमारा मध्य उच्च प्रदेश है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सतपुड़ा प्रदेश है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, और लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा होगा बुंदेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम आज जो हमें स्टार्ट करना है उस पर हम चलते हैं, ठीक है। आप रिवीजन अगर करवा रहा हूं मैं आपको, तो ऐसा नहीं कि आप उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ। जब तक आप खुद या तो खुद से रिवीजन करो, खुद से नहीं रिवीजन करो तो जो भी टीचर क्लास स्टार्ट करता है वो पहले आपको रिवीजन जरूर करवाता है, तो वो रिवीजन आप जरूर करो जिससे आपको कल की चीज रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब आज पढ़ना है हमें बुंदेलखंड का पठार, वही चीज जो हमने बताई थी। सबसे पहले हमें मानचित्रीय स्थिति देखनी है। तो मानचित्रीय स्थिति क्या है बुंदेलखंड के पठार की, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि अक्षांशीय स्थिति हो गई 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति है 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर जो सबसे मेन चीज है जो मैं आपको बता रहा था, विस्तार, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल विस्तार जो है 23,733 वर्ग किलोमीटर है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको समझा नहीं सकता, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ये नंबर जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो आप रटेंगे, ठीक है। तो 23,733 वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार। और अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि अगर भारत का क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा, 9.38%। ऐसे अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए तो इस बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश
के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा 7.7%, यानी कि कितना होगा 7.7%। ये आप मानकर चलिए लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो इनको आप रट के ही जाएं। विस्तार कितना है इसका, कुल विस्तार 23,733 वर्ग किलोमीटर है। और हम निर्माण की बात करें जो कि मेंस से का क्वेश्चन बन सकता है, विंध्यन सेल समूह के अपरदन एवं बीजावर सीरीज तथा ग्रेनाइट नीज के अपरदन से बनता है। ये कैसे बनता है, विंध्यन सेल समूह के अपरदन एवं बीजावर श्रेणी तथा ग्रेनाइट नीज के अपरदन से बनता है। अगर आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं, एक आध पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर दीजिएगा। फिर जलवायु की बात करें तो शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहां की जलवायु कैसी है, यहां की जलवायु है शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब जलवायु पर ही, क्लाइमेट पर ही फसल डिपेंड करती है, जलवायु पर ही मिट्टी की प्रकृति डिपेंड करेगी। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, तो अब यहां से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। यहां से कुछ मेजर नदियां प्रवाहित होती हैं। आप बिल्कुल मत रटना कि बघेल बुंदेलखंड के पठार से ये नदियां प्रवाहित होती हैं या मालवा के पठार से इतनी नदियां प्रवाहित होती हैं। आप बिल्कुल मत रटना। जब नदियों वाला टॉपिक आएगा तो नदियों का उद्गम कहां से होता है और नदियां गिरती कहां पे, यानी कि समापन कहां पर है उनका, वो सभी हम देखेंगे। तो किस जिले से स्टार्ट होती है, आप बस यहाँ जिले अच्छे से देख लीजिएगा कि किस पठार में कौन सा जिला। आपने जिला देख लिया तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रवाहित नदियां कौन कौन सी हैं, बेतवा नदी, घशान, जामिनी, उर्मिल, सिंध, पहुंच और केन नदियां। यहां से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, बेतवा, धशान, जामिनी, उर्मिल, सिंध, पहुंच और केन नदियां यहां से प्रवाहित होती है। यहां हम इतना ज्यादा नदियों पर चर्चा नहीं करेंगे, जब नदियों वाला टॉपिक आएगा तो पूरी नदी मैप के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सम्मिलित जिले, यानी कि यहां कौन कौन से जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। भिंड जिला, ग्वालियर जिला, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह आदि, ये सारे जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। और वहां लिखा हुआ है पूर्ण एवं आंशिक रूप से। पूर्ण एवं आंशिक का मतलब है कि कुछ जिले जो है वो पूरी तरह से आते हैं और कुछ जिले आंशिक रूप से, यानी कि उनका सिर्फ कुछ ही हिस्सा आता है बुंदेलखंड के पठार में। फिर वर्षा की स्थिति की हम बात करें तो न्यूनतम 75 से 100 सेंटीमीटर तक यहां वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक लगभग यहां वर्षा होती है। वर्षा पे ही डिपेंड करेगी मिट्टी। तो मिट्टी कैसी है, लाल काली एवं दोमट मिट्टी है। लाल काली एवं दोमट मिट्टी है, पूरी तरह से काली मिट्टी यहां पर नहीं पाई जाती है। जैसे अगर कहीं पाई भी जा रही है बुंदेलखंड में तो वो अपवाद क्षेत्र है। हम मालवा की बात करें तो मालवा की जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी भी पाई जाती है और यहाँ साधारण काली मिट्टी भी पाई जाती है। और जबकि बुंदेलखंड के पठार में लाल काली मिट्टी पाई जाती है और बुंदेलखंड के पठार में दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ की जिस भी पठार की जो भी ऊंची चोटी है और वो अगर हाईलाइटेड है तो वो हमें पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1172 मीटर ऊंची है। मेंस में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इस बार ही पूछा था शायद धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई पूछी थी, ऐसे इस बार भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार के अंतर्गत आती है एवं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि यह बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है एवं इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, 1172 मीटर है। ठीक है, बुंदेलखंड सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वह 1172 मीटर ऊंची है। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, रटने की कोशिश मत करना, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको वो चीज याद हो जाए। आपको जो ये पीडीएफ दिखाई दे रही है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो इसके लिए आपको वही 51 रुपए वाला एक कोर्स लेना होगा जिसमें आपको 36 टेस्ट मिलेंगे, सॉरी प्रीमियम नहीं टेस्ट मिलेंगे, और उसके साथ आपको जो भी फ्री पीडीएफ होगी क्लासेस की वो सारी आपको उस कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों की। प्रमुख फसल यहां पर कौन कौन सी है, प्रमुख फसल है गेहूं, चना, मूंगफली, मोटे अनाज, तिलहन एवं दलहनी फसलें। यहां कौन कौन सी है, गेहूं, चना, मूंगफली, मोटे अनाज एवं तिलहनी एवं दलहनी फसलें।
तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम गेहूं की सबसे अच्छे किस्म के गेहूं की बात करें तो वह हमें मालवा के पठार में ही मिलेगा, क्योंकि गेहूं के लिए जो सर्वयुक्त मिट्टी है, सबसे अच्छी मिट्टी है, वह है काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी मालवा के पठार में मिलेगी। फिर हम बात करते हैं वन संपदा की, तो इस क्षेत्र में शुष्क उष्णकटिबंधीय वन संपदा के रूप में कटीले व झाड़ी नुमा वृक्ष जैसे खैर, बबूल, करौंदा, बेर, पलास एवं तेंदू, ठीक है। पहले ही लिखा है वहां पर कि कटीले एवं झाड़ी नुमा, क्यों? क्योंकि शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इस जलवायु में वन कैसे होते हैं? कटीले एवं झाड़ी नुमा वन होते हैं। और कटीले वन कौन कौन से? खैर हो गया, बबूल, करौंदा, बेर, पलास, तेंदू के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। फिर हम बात करें खनिज संपदा की, तो सीसा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट छतरपुर जिले के अनगौर क्षेत्र में, ठीक है। पन्ना जिले में हीरे की खदानें भी पाई जाती हैं। पन्ना जिले के पास का ही हूं मैं, छतरपुर का, तो वहां पर हीरे की खदान भी पाई जाती है, यानी कि सीसा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ठीक है, ये भी पाया जाता है बुंदेलखंड के पठार में। और छतरपुर जिले के अनगौर क्षेत्र तथा पन्ना जिले में हीरे की खदानें भी मिलती हैं। फिर पर्यटन स्थल बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो 10वीं शताब्दी में निर्मित खजुराहो के मंदिर 1986 में। मैंने डिटेल बहुत ज्यादा देने की कोशिश करी है, अगर आप कोई भी आंसर फॉर्म करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और जो भी डिटेल आपको दी जाएगी वह एकदम अपडेटेड होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10वीं शताब्दी में निर्मित खजुराहो के मंदिर 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो यहां हमने ये भी बता दिया कि बुंदेलखंड के पठार में खजुराहो के मंदिर आते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। फिर दूसरे नंबर पर सागर जिले में स्थित एरण गुप्तकालीन स्थल, जो भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, ठीक है, फर्स्ट एविडेंस कहां से मिलता है? एरण गुप्तकालीन स्थल से मिलता है। और यह एरण गुप्तकालीन स्थल कहां पर है? सागर में स्थित है। तो पर्यटन स्थल आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप ये देखिएगा, आप एक बार सिर्फ पठार में आपको जिले अच्छे से देखने हैं कि किस पठार में कौन सा जिला मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये रटने की कोशिश ना करके मैप उठाकर मैप में देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हर चीज के मैप आपको गूगल पर मिल जाएंगे, पठार का भी मिल जाएगा आपको, नदियों के मैप भी मिल जाएंगे, और गूगल के अलावा पुणेकर में भी आपको वो मैप उपलब्ध हो जाएंगे, तो उससे आप समझ लीजिएगा। फिर एक चीज और लिखी हुई है, मध्य प्रदेश का वृंदावन दतिया को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का वृंदावन किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश का वृंदावन दतिया को बोला जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को बोलते हैं। और बुंदेलखंड का अयोध्या किसे बोलते हैं? बुंदेलखंड का अयोध्या ओरछा को बोलते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि बुंदेलखंड का अयोध्या किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा ओरछा। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है? तो दतिया। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वनडे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि इतने दिन एग्जाम कराने पड़ते हैं कि वो कहां तक क्वेश्चंस आपको ढूंढ के लाएंगे। तो अगर कोई छोटा मोटा नाला भी होता है ना, तो नदी का नाम देके उसको नदी का नाम देके बना देते हैं उसको, और वो भी आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार खत्म हो गया है। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति देखी, विस्तार 23,733 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा 7.7% वह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है। वहां से बेतवा, धसान, पहुंच, केन, सिंध, ये सारी नदियां निकल रही हैं। और निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट नीस के अपरदन से हुआ है। अब हमें आज रीवा पन्ना का पठार भी देखना है, इसलिए हम देर ना करते हुए जल्दी चलते हैं रीवा पन्ना के पठार पर। रीवा पन्ना के पठार में भी सेम सिनेरियो, सेम चीज हमें देखना है। मानचित्रीय स्थिति क्या है यहाँ की? 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 78 डिग्री 4 मिनट से 81 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट होगी। और देशांतरीय स्थिति क्या होगी? 78 डिग्री 4 मिनट से 81 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, इसकी देशांतरीय स्थिति होगी। फिर इसका विस्तार, रीवा पन्ना के पठार का विस्तार कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है।
और अगर कभी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखाई देगा 0.8, ठीक है, तो या तो 55 होगा या 54, यानी कि 31,955 वर्ग किलोमीटर आ सकता है या 31,954 वर्ग किलोमीटर, दोनों कभी साथ में नहीं आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन युग के बीजावर श्रेणी, कुडप्पा शैल समूह एवं विंध्यन शैल समूह के अपरदन से हुआ है। आर्कियन युग के बीजावर श्रेणी, ठीक है, बीजावर श्रेणी, फिर कुडप्पा शैल समूह एवं विंध्यन शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। फिर एक चीज यहाँ जलवायु और लिखी हुई है, जलवायु विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। जलवायु कैसी है? रीवा पन्ना के पठार की जलवायु है विषम, एकदम विषम जलवायु वाला यह क्षेत्र होगा। फिर एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे, पहले यहां पढ़ लेते हैं। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी रीवा पन्ना के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है। अब हम मैप पे चल रहे हैं, एक बार, एक सेकेंड। सोन नदी घाटी रीवा पन्ना के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है, ये देखिए। अब ये रीवा पन्ना का पठार यहां पर है, ठीक है, और यहां दिखाई दे रहा है आपको बघेलखंड का पठार, और बीच में कौन सी जा रही है? बीच में ये घाटी है सोन नदी घाटी, इसलिए हम ये लिख सकते हैं वह कौन सी घाटी है जो रीवा पन्ना के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है। तो बघेलखंड के पठार से अलग करती है, तो उसका जो सही आंसर होगा वह सोन नदी घाटी होगा। हर एक चीज को ऐसे पढ़ें कि यह प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये आप अपने दिमाग में वर्ड्स डाल लीजिए, और हर एक प्रश्न को, हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं जाएगी, आपके टेस्ट सीरीज में भी नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों का कंसर्न रहता है कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ा तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पे भूल जाता है, क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं करते हो कि इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है। हर एक चीज को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पढ़ें, ठीक है। फिर हमने यहाँ की जलवायु देख ली, विषम जलवायु वाला क्षेत्र है, 31,955 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है, और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.3% है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.3% है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.3% है। इसे बघेलखंड के पठार की गांठ भी कहा जाता है, इसे बघेलखंड के पठार की गांठ भी कहा जाता है, क्योंकि बघेलखंड का पठार नीचे, ऊपर क्या है? रीवा पन्ना का पठार। इसलिए याद रखिएगा कि बघेलखंड के पठार की गांठ किसे कहा जाता है? ऑप्शन देगा बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी। आपको चूज क्या करना है? रीवा पन्ना का पठार इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका हमने मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.3% है। इसमें समझाने जैसी कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि पर्यटन स्थल भी हैं, प्रवाहित नदियां भी हैं, तो ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। मैप में हम पहले ही इसको देख चुके थे, अब हर एक पेज पे मैप लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रवाहित नदियां टोंस, केन, बीहड़, बिछिया, भांडेर प्रमुख नदी है यहाँ की, बीहड़ और बिछिया। केन नदी भी है, टोंस भी है, ठीक है, और बिछिया, भांडेर, ये सारी नदियां यहाँ की प्रमुख नदियां। कौन कौन सी है? टोंस, केन, बिछिया, भांडेर और बीहड़ नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। फिर सम्मिलित जिले, इस पठार में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और कटनी। फिर वही बात, आप अगर जिले अच्छे से याद रख लेंगे, आपको ना तो नदियों में प्रॉब्लम होगी, ना आपको पर्यटक स्थल में प्रॉब्लम होगी, ना आपको मिट्टियों में प्रॉब्लम होगी, ना खनिज में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिला आपको याद अच्छे से रख लेना है। जब खनिज पढ़ेंगे तो सब चीजों के जिले भी हम देखेंगे। फिर बाद में वही लिखा है पूर्ण एवं आंशिक रूप से। पूर्ण एवं आंशिक का मतलब होता है कि या तो पूरी तरह से कोई जिला होगा या कुछ जिले का कुछ भाग आ रहा होगा। फिर वर्षा की स्थिति, वर्षा रेखा 127.5 सेंटीमीटर रीवा से होते हुए कटनी एवं सिवनी जिले तक निर्धारित है, जो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को जो दो भागों में बांटती है वह सिवनी एवं कटनी जिले से होते हुए जाती है। फिर 127.5 सेंटीमीटर की वह रेखा है, इसको आप देख लीजिएगा, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर हम मिट्टियों की बात करें, मिश्रित मिट्टी, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर मिलेगी आपको मिश्रित मिट्टी। यहाँ मिश्रित हर एक प्रकार की, लाल काली सभी का, जलोढ़, दोमट, सबका मिश्रण मिलेगा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मध्य भारत के पठार में, मध्य भारत के पठार में
कौन सी मिट्टी मिलती है, मिट्टी कौन सी है, ठीक है। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों की, वही गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, अलसी। फसलें अधिकतर आपको कॉमन मिलेंगी, क्योंकि हर जगह हर एक फसल उगाई जाती है, कहीं अच्छी उगाई जाती है तो कहीं कम मात्रा में। जैसे मालवा में गेहूं ज्यादा होता है, मध्य भारत में गेहूं कम होगा, ठीक है। ज्वार बाजरा कहीं ज्यादा होता है तो कहीं, लेकिन होता हर जगह है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल और अलसी, ठीक है। ये कुछ प्रमुख फसलें हैं। वन संपदा की हम बात करें, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन, सागौन, साल, शीशम, हल्दू, खैर, तेंदुपत्ता, ये सभी वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे स्पेशली पर्टिकुलर वन का नाम नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि रीवा पन्ना के पठार में किस टाइप के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नीचे ऑप्शन देगा उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन। तो उसका जो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से आंवला की अधिकता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? आंवले की अधिकता है। और यहाँ पर पन्ना जिला भी होता है, इसीलिए पन्ना जिला आंवला जिला कहलाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एक प्रतियोगी परीक्षा का, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है, ठीक है। उसका जो सही आंसर होगा वह होगा पन्ना जिले को आंवला जिला कहा जाता है। वहां आपको ऑप्शन छतरपुर भी दे देगा, और भी जो ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो ऑप्शन आपको वहां दे देगा। फिर खनिज संपदा की हम बात करें तो पन्ना जिले में हिनौता के हरिया, झंडा, मझगवा, रामखेरिया में प्रमुख हीरा भंडारण क्षेत्र हैं। हिनौता में भी होता है, ठीक है। झंडा, मझगवा, रामखेरिया, इन सभी जिलों में हीरे के बहुत अच्छे भंडारण पाए जाते हैं, वहां पर खुदाई चलती ही रहती है। फिर हम बात करें रीवा तथा सतना में चूना पत्थर एवं जिप्सम अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। रीवा और सतना में चूना पत्थर एवं जिप्सम अभ्रक के भी भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज कौन कौन से हो गए? पन्ना जिले की हिनौता, झंडा, मझगवा, ठीक है, रामखेरिया प्रमुख हीरा की भंडार क्षेत्र हैं। रीवा तथा सतना में चूना पत्थर एवं जिप्सम के अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। फिर पर्यटन स्थल यहाँ कौन से हैं? पन्ना जिले में नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है। पन्ना जिले में कौन सा है? नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। सतना जिले में भारोत्व के स्तूप प्रमुख है। अजयगढ़ का किला, गोविंदगढ़ का किला प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल के लिए आनंद सर अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप उनको पढ़ते जाएं। और आज 2 ही पठार हमने पढ़े, अब हम कल जो बचे हुए पठार है, तीनों पठार जो नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पूर्वी पठार, इन तीनों को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।